किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान काम होता है लोगों को कोई भी चीज फ्री में देना, जैसे राशन, पानी, बिजली या फिर और कोई सर्विस, क्योंकि फ्री में मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। हमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम, कोई भी काम याद रहे या ना रहे, लेकिन किसकी सरकार में कौन सी चीज फ्री मिली थी ये हमें अच्छे से याद रहता है, जबकि ये एक घाटे का सौदा है आम पब्लिक के लिए। वो कैसे, इस वीडियो में आगे जानेंगे। इस वीडियो में मैं ना तो किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, बल्कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की जो असली सच्चाई है वो आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। देखिए, किसी भी पार्टी का सिर्फ नाम ही आम आदमी पार्टी हो सकता है, लेकिन उसका एक भी नेता, एक छोटा नेता कभी आम नहीं होता। वो कभी भी आम जनता के लिए या फिर गरीबों के लिए पूरी तरह से कभी समर्पित नहीं रहता, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस नेता का बेटा इस कंपनी में जॉब करता है या फिर कोई बिजनेस करता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को ही अपना बिजनेस मानते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वो अपने बेटों को विदेशों में पढ़ने के लिए तो भेज देते, लेकिन वहां से आने के बाद वो उसको कोई जॉब नहीं करने देते। आता तो वो पॉलिटिक्स में ही है। अब पढ़ाई तो उसने विदेशों से किया है, तो उसको इंडियन कल्चर से कोई मतलब नहीं होगा, उसको चाहिए वेस्टर्न कल्चर। और इसी चीज का रिजल्ट आप प्रज्वल रेवन्ना को देख सकते हो, जो स्कैंडल में फंसा है। अभी कई लड़कियों को शिकार बनाया है इसने। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर ये चुनाव लड़ता है तो इसको 0 वोट मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। अगर ये चुनाव में खड़ा होता है तो इसके थोड़े बहुत वोट कट सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको वोट जरूर मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम देश के लिए कट्टर होने के बजाय किसी पार्टी के लिए या फिर किसी नेता के लिए कट्टर होते हैं। सामने से दिखता है कि वो क्रिमिनल है, तब भी हम उसको वोट देते हैं। एक सीधा साधा कैंडिडेट उतना वोट नहीं ला पाता जितना कि एक क्रिमिनल कैंडिडेट वोट लाता है, क्योंकि उसके पास मसल पावर के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी होता है। उसको पता है कि भीड़ इकट्ठी कैसे करनी है और किससे कैसे वोट लेना है। आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जिसमें से 29% तो ऐसे हैं जिन पे मर्डर और रेप जैसे चार्जेस लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इन पे आरोप लगा दिया है, इन पे प्रॉपर तरीके से आई विटनेस के साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हाँ, ये क्रिमिनल है। सुप्रीम कोर्ट में ये फ्रेम हो चुका है कि इन्होंने ये क्राइम किया है। एक कहावत है कि जिस देश का राजा जैसा होता है उस देश की प्रजा भी वैसी ही होती है। तो अगर राजा खुद क्रिमिनल है तो उसके देश में भी क्राइम सबसे ज्यादा होंगे। एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई झूठा FIR भी होता है तो उसका जॉब ऑफर लेटर रोक दिया जाता है, यहाँ तक कि उसको PM की नौकरी भी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वहीं ये अनपढ़ नेता इतने सारे क्राइम करके बैठे होते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, और सफेद कुर्ता पहनकर ऐसे निकलते हैं जैसे शराफत नाम इन्हीं से निकला हो। जितना रिसर्च हम एक स्मार्टफोन लेने के लिए करते हैं, अगर उसका 1% भी रिसर्च हम अपने नेता को चुनने में लगाएं तो हमें एक बेहतर नेता मिल सकता है। अब इसका एक सॉल्यूशन भी है कि आप क्रिमिनल को वोट ना दें। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसी पार्टी से अगर कोई क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आप उस कैंडिडेट को वोट ना दो। और अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट क्रिमिनल है? ये पता लगाना बहुत ही ईजी है। आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर myneta.info सर्च करना है। अब आपके एरिया से कितने कैंडिडेट खड़े हैं और उन पे कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं आपको सब दिख जाएगा। तो आपको इसको खुद ही पता करना पड़ेगा। हमारे देश में जो गरीबों के लिए लड़ता है उसको समाज सेवा बोलते हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये वो नेता खुद ही बोलते हैं। लेकिन अगर ये समाज सेवा ही है तो इसमें सैलरी क्यों है? और अगर ये नौकरी है तो इसमें रिटायरमेंट क्यों नहीं होता? इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। ये आम पब्लिक की नौकरी 5 साल तक तो कर सकते हैं आर्मी में, लेकिन खुद इनको जिंदगी भर कुर्सी पर रहना है। अमेरिका में एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलता है। कल को अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो हर पार्टी इसके खिलाफ होगी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन की पार्टी। इसको हटाने के लिए सारी पार्टियां एक होके एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगी। एक कहावत है कि लव और वार में सब जायज है, लेकिन आज की पॉलिटिक्स को देखकर इस कहावत में थोड़ी चेंजेस की जरूरत है। आज की डेट में लव, वार और पॉलिटिक्स में सब जायज है। आज अगर आप मंदिर में पैसा डोनेट करते हो तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने अपने आप को मंदिर से भी ऊंचा रखा है, और इस चीज का विरोध कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती थी, क्योंकि फंडिंग तो सबको मिलती है, चंदा सबको चाहिए। फसल हम उगाते हैं, 12-12 घंटे हम काम करते हैं, आंदोलन में हम लाठी खाते हैं, बॉर्डर पर जान हम देते हैं, विदेशों से पैसा कमाकर हम भारत में लाते हैं, फिर भी हम गरीब हैं। और ये नेता समाज सेवा करके इतने अमीर हो जाते हैं। और इसका सीक्रेट क्या है ये भी किसी को नहीं पता। इंडिया में आज 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे हैं, लेकिन नेताजी का बेटा जो लंदन में पढ़ के आया है वो अपने भाषण में गरीबी दूर करने की बात करता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं देखी है। अगर आप अपने बाइक पर 3 लोगों के साथ जा रहे हो तो पुलिस तुरंत आपका चालान काट देगी, लेकिन अगर आप किसी नेता की रैली में जा रहे हो, चाहे 4 लोग 5 लोग क्यों ना बैठे हो, पुलिस आपको कहीं नहीं रोकेगी। अभी जब कोविड था उनमें 4-5 लोग जब इकट्ठे हो जाते थे तो पुलिस उनको उठाकर ले जाती थी, लेकिन जब कोविड में नेता रैली करते थे उनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल नहीं था। दिवाली में जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो सारा ज्ञान दिया जाता है कि पॉल्यूशन फैल रहा है और सरकार रोक लगाती है पटाखे फोड़ने पर। वही जब सरकार चुनाव जीत के आती है तो जगह जगह पर पटाखे फोड़े जाते हैं, इनके चाहने वाले पटाखे फोड़ते हैं,
तब कहीं भी पॉल्यूशन नहीं फैलता। अगर रोक है, रूल है तो सब पे होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक नेता देश की सेवा करने के लिए होता है, ना कि उस पर रूल करने के लिए। जबकि आज की सच्चाई यह है कि एक बड़ा नेता उतना देश के लिए नहीं सोचता जितना वो अपनी पार्टी के लिए सोचता है। ये जेल तक चले जाएंगे लेकिन अपनी कुर्सी कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि इनको ये विरासत में मिली हो। ये इतने बेशरम होते हैं कि अगर ये एक पार्टी से निकलकर ऑपोजिशन की पार्टी में शामिल होते हैं तो अपनी पहली पार्टी की बुराई करनी शुरू कर देते हैं, और जब वो पहले उस पार्टी में थे तो ऑपोजिशन पार्टी की बुराई करते थे। असल में इनको सब पता होता है कि मेरी पार्टी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, लेकिन ये आपको पता नहीं चलने देते। इंडिया में मेनली 3 चीजों पर वोट दिया जाता है। एक तो विकास के नाम पर, दूसरा धर्म, मजहब और जात के नाम पर। और यही सबसे गंदी पॉलिटिक्स होती है। जो लोग बोलते हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, वही लोग चुनाव आने के समय सारे कैंडिडेट में से अपने कास्ट का कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इनको विकास से कोई मतलब नहीं होता। सरकार काम करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो ठीक है। इनको बस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है कि सरकार तो हमारी है, जबकि वो सरकार इनके लिए भी कुछ नहीं करती, बस कुछ गिने चुने लोगों को रोजगार दे देती है। इंडिया में सबसे माइनॉरिटी में अगर कोई धर्म है तो वो है पारसी, और सबसे अमीर भी यही है। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो एक लंबी लिस्ट निकल के आएगी, जिसमें सबसे ऊपर नाम रतन टाटा का मिलेगा आपको, जो कि ये भी एक पारसी ही है। क्योंकि इनको पता है शिक्षा और पैसे के आगे पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। इनको कभी नहीं लगा कि ये खतरे में है, लेकिन हिंदुओं को लगता है कि ये खतरे में है और मुसलमानों को लगता है कि ये खतरे में है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा लोगों के साथ होता क्यों है? लोगों में अवेयरनेस की कमी है और शिक्षा की कमी है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर इन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, अवेयरनेस इनमें हो, तो वो कभी नेताओं की बातों में नहीं आएंगे। अब जब भी कोई गवर्नमेंट हमें फ्री में कुछ देती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें किसी गवर्नमेंट का कोई काम याद रहे या ना रहे, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट में कौन सी चीज़ फ्री में मिली थी यह हमें पूरा याद रहता है। लेकिन ये घाटे का सौदा इसलिए है कि जब भी कोई गवर्नमेंट हमें फ्री में कुछ देती है तो इससे गवर्नमेंट को भी घाटा होता है। वो फ्री में तो दे देती है, लेकिन उसके पैसे वो हमसे ही वसूल करती है टैक्स के रूप में। तो सिंपल सा फंडा है, अगर फ्री में गवर्नमेंट हमें कुछ दे रही है तो जाहिर सी बात है वो उसकी भरपाई करने के लिए टैक्स हम पे लगाएगी और बढ़ाएगी भी। और अगर टैक्स बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भी बढ़ेगी। तो अगली बार कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी फ्री में दे रही हो तो ज़्यादा खुश मत हो जाना। वो अपने घर से कुछ भी नहीं दे रही है, वो आपसे लेकर आपको दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया की अभी अप्रैल महीने की जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। ये करीब 145 बिलियन यूएस डॉलर है। आपको बता दो कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो 380 बिलियन यूएस डॉलर है। अब ये हमारा ही पैसा है जो हम चीज़ों को खरीदते टाइम जीएसटी के रूप में देते हैं। अब हमसे ही पैसा लेकर और फंड्स के पैसे पर सरकार इलेक्शन भी लड़ती है। भारत में अभी 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे जी रहे हैं, लेकिन इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है इलेक्शंस में। ये पॉलिटिशियंस चुनाव में पैसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन्हीं की हो। ये हेडलाइन आप देखो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन स्पेंडिंग। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज ने एस्टिमेट किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पहले 2019 में 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इलेक्शन में। ये चार्ट आप देख सकते हो कि 1998 से लेकर 2019 तक किस पार्टी ने इलेक्शन में कितने पैसे खर्च किए हैं। ये सारे के सारे पैसे किसी और के नहीं है, ये हमारे और आपके पैसे हैं। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि गरीब सिर्फ हम ही हैं, लेकिन हमारी सेवा करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर हैं। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ये अवेयरनेस लोगों को शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसे सोशल इश्यूज़ के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।